प्रिय विद्यार्थियों, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य सप्तम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान अंतर्गत मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, यह आपका भाषा विज्ञान का प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र अंतर्गत हम इसकी श्रृंखला के रूप में भाषा विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप इन ऑनलाइन माध्यम से चल रही कक्षाओं का लाभ ले रहे होंगे, लेकिन फिर भी चूँकि आप भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हैं और जैसा कि एक भ्रांति बनी हुई है कि यह सामान्य से कुछ कठिन विषय माना जाता है, और इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि अभी भी आप इन कक्षाओं से नहीं जुड़े हैं तो आप बहुत शीघ्र जुड़ जाएं। इससे आपको लाभ ही होगा। हमने पिछली कक्षाओं में भाषा विकास और भाषा के मूलभूत लक्षण और भाषा के संबंध में विविध जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें भाषिक संरचना, उसके विभिन्न स्तरों को हमने जाना था और उसी के साथ में हमने भाषा विज्ञान के विभिन्न प्रकारों को भी समझा था। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके समक्ष एक और अनछुए विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा प्रकरण है भाषा विकास के चरण व आधार। प्रिय विद्यार्थियों, हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या यह भाषा एक दिन में बन करके तैयार हो गई और उसे हमने व्यवहार में लाना प्रारंभ कर दिया, या फिर भाषा क्रमिक रूप से विकसित हुई? प्रश्न बहुत सामान्य सा है, लेकिन उत्तर उतना ही गूढ़ है। हम क्या माने, आखिर भाषा का विकास कैसे हुआ होगा? तो प्रिय विद्यार्थियों, हम भाषा विकास के जब चरणों की चर्चा करते हैं तो हमारे समक्ष भाषा विकास के 3 चरण उपस्थित होते हैं। वह 3 चरण हैं आंगिक, वाचिक और लिखित। ये जो 3 चरण हैं, ये भाषा की क्रमिक विकास की गति को हमारे सामने प्रकट करते हैं। अर्थात मनुष्य ने किस प्रकार भाषा के वर्तमान रूप को प्राप्त किया, या फिर आज अपने प्रारंभिक रूप में जो भाषा है, भविष्य में वो श्रेष्ठतम रूप को कैसे प्राप्त करेंगी। प्रिय विद्यार्थियों, चरणों में पहला चरण है आंगिक। आंगिक यानी अंगों का संचालन। आपको यहाँ पर पाश्चात्य विद्वान डार्विन की याद आ रही होगी। डार्विन ने मानव के विकास के लिए विकासवादी सिद्धांत की स्थापना की थी और उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि हम
बंदरों के विकसित रूप हैं, अर्थात मानव या मनुष्य का विकास बंदर प्रजाति से हुआ है। अब इसी बात को हम भाषा के रूप में लें तो इसका अर्थ यह होता है कि कभी हमारी भाषा बंदरों के समीप रही होगी, या ऐसा भी हो सकता है कि बंदर विकसित रहे हैं और मानव अल्प विकसित या अविकसित रहा हो, तो मानव की भाषा है वह बंदरों की भाषा से भी पिछड़ी हुई रही होगी। बंदरों में हम देखते हैं तो उनमें कुछ उच्चारित संकेत हैं, कुछ वाचिक भाषा के, और साथ साथ कुछ आंगिक लक्षण भी हैं। दूसरी ओर असभ्य आदिम जातियों की तुलना में शिक्षित लोगों में भाषा का लिखित रूप मिलता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि मनुष्य में भाषा का प्रारंभिक रूप विभिन्न प्रकार के पशुओं की तरह आंगिक रहा होगा, अर्थात जिस प्रकार पशु अंगों के संचालन के द्वारा अपनी बातचीत करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं, अपने समूह का नेतृत्व करते हैं, समूह का संचालन करते हैं, सब कुछ पशुओं की तरह हो सकता है। कभी मनुष्य भी ऐसा रहा हो। कुछ उदाहरण देखें हम तो वन बिलाव अपने गुस्से को प्रकट करने के लिए क्या करता है, तो वह अपने बालों को खड़ा कर लेता है। ठीक इसी तरह हमने बंदर को देखा तो बंदर क्या करता है, वह अपने ओंठों को अजीब ढंग से फैलाकर दांत निकाल देता है। या फिर हम हमारे बिल्कुल नज़दीक कुत्ते को देखें तो कुत्ता अपने प्रेम के प्रदर्शन के लिए मालिक के शरीर को चाटता है या पूंछ हिलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी आंगिक भाषा के रूप हैं, क्योंकि इनमें अंगों का संचालन किया जा रहा है और इन अंगों के संचालन के द्वारा वह अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करता है। भाषा का दूसरा रूप है वाचिक रूप। वाचिक रूप में हम सभी जानते हैं उच्चारित ध्वनियों का प्रयोग हुआ। आरंभिक रूप में हम देखें तो आंगिक रूप श्रेष्ठ लगता था और उसमें अंगों के संकेत हुआ करते थे जो उन्हें सुहाते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि वाचिक रूप विकसित होता चला और आंगिक संकेतों का प्रयोग सीमित हो गया। आज हम देखते हैं तो आज भी आंगिक संचालन है। जैसे यदि आपको मना करना है तो आप दाएं बाएं सिर हिला देते हैं, यदि आपको हाँ करना है तो ऊपर नीचे आप मुंह हिला देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। यदि आपने अजीब तरह से मुंह बनाते हुए, हाथ को थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए उंगलियां घुमाई तो सामने वाला यह जान जाता है कि उसके संबंध में आपको जानकारी नहीं है। यदि आपको कोई बात छुपानी है, आपके सामने कोई व्यक्ति है, उसके सामने यदि आपने एक आंख बंद कर दी तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि यह वह किसी बात को छुपाने का प्रयास कर रहा है। तो ये हमारे आंगिक लक्षण हैं और आज भी बने हुए हैं। लेकिन आज मनोभावों को हम व्यक्त करने के लिए वाचिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आंगिक भाषा की हम बात करें तो आंगिक भाषा स्थूल थी और सीमित थी। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति है तो ही वह आपके अंगों को समझ सकेगा, भाषा को समझ सकेगा, आंगिक भाषा को, अन्यथा वो नहीं समझ सकता है। और आंगिक भाषा के द्वारा हम हमारे भाव हैं
वो सभी भाव नहीं व्यक्त कर सकते थे। जो सामान्य भाव है उनको ही हम व्यक्त कर सकते थे। जैसे हमें प्रेम है, क्रोध है या भूख है, तो ऐसे सामान्य भाव जो सामान्य रूप से सभी में हो सकते हैं, ऐसे स्थूल भावों को ही अभिव्यक्त कर सकते थे। और सबसे बड़ा इसमें जो कमी नज़र आती है वह थी कि यदि आपको सामने वाला व्यक्ति या कहें दर्शक यदि आपको देख रहा है, आपके अंगों की चेष्टाओं को देख रहा है, तो ही वो आपकी बात को समझ सकेगा। अन्यथा बिना देखे वो आपकी अभिव्यक्ति को नहीं समझ सकेगा। अर्थात यहाँ यह सिद्ध होता है कि आंगिक भाषा के लिए प्रकाश अनिवार्य है। यदि आपके अंगों के संचालन को यदि ठीक तरह से नहीं देखा है तो वह आपके मनोभाव को नहीं समझ सकेगा। वाचिक भाषा में ये तीनों ही कठिनाइयाँ दूर हो गई, अर्थात स्थूलता समाप्त हो गई। जो सामान्य या जो सभी में भाव होते हैं, ऐसे भावों के स्थान पे गूढ़ या मनोभाव भी व्यक्त होने लगे। और प्रकाश न भी हो तो भी आप वाचिक माध्यम से अपनी बात को समझा सकते हैं। ये तीनों ही कठिनाइयाँ वाचिक माध्यम में दूर हो गई। अब हम सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव एवं विचार भी बिना प्रकाश के अभिव्यक्त कर सकते थे और सामने वाला व्यक्ति भी हमारी बात को अच्छी तरह से समझ सकता है। लेकिन वाचिक भाषा का भी एक प्रमुख दोष था, और वह दोष क्या था? दोष था कि वाचिक भाषा देश काल की सीमा से बंधी थी। इसका प्रयोग उतनी ही दूरी तक हो सकता था जहाँ तक सुनाई पड़े, और उस काल में उसकी अभिव्यक्ति संभव हो। उससे अतिरिक्त हम इसका प्रयोग भी नहीं कर सकते थे। तो आंगिक और वाचिक भाषा के बाद में जो भाषा का तीसरा प्रमुख चरण है, जो विकसित रूप है भाषा का, वह है लिखित भाषा। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, लिखित भाषा को भाषा के श्रेष्ठतम रूप के रूप में जानते हैं, क्योंकि लिखित भाषा में हम हमारे मनोभावों को लिख करके अभिव्यक्त करते हैं और उसे हम देश देशांतर तक भी पहुंचा सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह हम सभी के समक्ष भाषा विकास के प्रमुख चरण रहे हैं। अब हम आते हैं भाषा के आधारों की ओर। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा के दो आधार हैं, मानसिक आधार और भौतिक आधार। मानसिक आधार अर्थात भाषा की आत्मा, और भौतिक आधार अर्थात भाषा का शरीर। मानसिक आधार अर्थात हमारे मन मस्तिष्क में जो विचार बनते हैं, जो भाव या कल्पना होती है, वह मानसिक आधार है। हम सभी जानते हैं कि हम विचारों और भावों को प्रकट करते हैं, और वह मानसिक आधार जो है, उस आधार पर हमारे अर्थ को प्रकट किया जाता है। भौतिक आधार में हम देखते हैं हमारे जो वर्ण हैं, हमारे जो स्वर या व्यंजन हैं, हमारे सुर, सुराघात, ये सभी हम सभी भौतिक आधार में देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम इन दोनों आधारों की चर्चा करते हैं तो मानसिक आधार वे विचार या भाव जिनकी अभिव्यक्ति के लिए वक्ता भाषा का प्रयोग करता है, और भाषा के भौतिक आधार के सहारे श्रोता जिनको
ग्रहण करता है। साथ ही भौतिक आधार या शरीर से आशय है भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ जो भावों और विचारों की वाहिका हैं, जिनका आधार लेकर वक्ता अपने विचारों या भावों को व्यक्त करता है और जिनका आधार लेकर श्रोता विचारों या भावों को ग्रहण करता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसे एक उदाहरण के तौर पे हम देखें तो एक शब्द आता है हमारे सामने अच्छा। अब अच्छा शब्द आते ही हमारी मानसिक जो कल्पना है या मन मस्तिष्क में जो भाव आता है वह यह है कि उसमें अच्छे गुण हैं और उन गुणों के आधार पे हमने अच्छा माना है। लेकिन यदि हम उसके स्थूल रूप को देखेंगे तो अ के साथ में च के साथ में अस्वर, छ के साथ में आ स्वर, ये सभी उसका भौतिक आधार बनेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये मानसिक व भौतिक आधार हैं। इस प्रकार आज हमने भाषा विकास के चरण और भाषा विकास के आधार को देखने का प्रयास किया। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि आज का यह प्रकरण आपके लिए उपयोगी साबित होगा। हम आज के प्रकरण को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपकी किसी भी प्रकार की शंका या जिज्ञासा हो तो आपके समक्ष स्क्रीन पे जो मेल एड्रेस लिखा हुआ है lokendrakumar2025@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप आपके पाठ्यक्रम के लिए जो व्हाट्सएप समूह बने हुए हैं उनमें भी प्रश्न कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको यह प्रकरण पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।